अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बहुत माजरत, मैं पिछले तकरीबन 32 से 36 घंटों में सफ़र में इस वक्त हूँ और मुझे वक्त नहीं मिल सका कि मैं किसी मुनासिब जगह पर बैठ कर ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा सकूँ। इस वक्त भी माजरत कि मैं इस वक्त एक एरोप्लेन में हूँ, जिस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। बहरहाल अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियाँ आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। हर मिनट के साथ एक नई खबर, एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। इसमें एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है, जिस पर मुख्तलिफ टॉक शोज़ हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पर तबसरे हो रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और वो खबर है इमरान खान साहब के उस बयान के हवाले से, जिसमें उन्होंने कुछ रोज़ पहले कहा कि उनके पास अभी एक आखिरी पत्ता बाकी है जो उन्होंने किसी को शो नहीं किया और मुनासिब वक्त आने पर वो उस पत्ते को शो करेंगे। फिर उसके बाद 1-2 रोज़ बाद उन्होंने फिर दोबारा इसी बात को दोहराया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि इस पत्ते को बहुत जल्द ही शो कर दिया जाएगा। दोस्तों, बहरहाल एक बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि सियासतदानों और खिलाड़ियों के पास हमेशा अगला कार्ड मौजूद होता है। उनका कोई भी पत्ता, कोई भी दाव आखिरी दाव नहीं होता। वो आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। और इमरान खान साहब सियासतदान भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि माजी में बेशुमार मौके पर हमें इस तरह लगा कि नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो ख़त्म होगी। और ख़ासकर 2017-18 में तो अवाम की तकरीबन 99% आबादी को ये यकीन था कि अब नवाज शरीफ साहब कभी वापस नहीं आ सकेंगे। मगर फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना दाव खेला, अपना आखिरी पत्ता खेला, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर के साथ डील की। और फिर आपने देखा कि किस तरह रातों रात हर चीज़ बदल गई और अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत में है। अब तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो खबरें हैं, उसके मुताबिक आखिरी कार्ड इमरान खान साहब का क्या हो सकता है, इस पर आज मैं तबसरा करूँगा। मगर 2 बातों की याद दहानी। पहले तो ये कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। और दूसरी याद दहानी कि आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम का कातिल है। मैं इन बातों की याद दहानी आपको आइंदा भी करवाता रहूँगा। तो पहला जो अंदाज़ा कायम किया जा रहा है इस वक्त इमरान खान साहब के बयान के बाद कि उनका आखिरी पत्ता क्या हो सकता है, वो अंदाज़ा ये है कि शायद इमरान खान साहब सिविल डिसोबीडियंस की जो बात हुई, थोड़ी बहुत उन्होंने बात की, उस पर उन्होंने ज़ाहिर है अवाम की पल्स जांचने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनको कुछ हिदायत भी दी हैं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है और इस पर ये तबसरा भी चल रहा है कि शायद ये वो आखिरी पत्ता है जो इमरान खान साहब खेलेंगे। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं होगा कि सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक चलाई जाएगी। सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस है क्या? सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये है कि आपने हुकूमती अहकामात की कोई पासदारी नहीं करनी। आपने बिजली के बिल नहीं जमा करवाने, पानी के बिल नहीं जमा करवाने और हुकूमत को मजबूर करना है कि वो आपसे आके नेगोशिएट करें। माजी में इस तरह की तहरीक चलती रही हैं। सबसे मशहूर जो तहरीक इस हमें याद पड़ती है वो तो उस वक़्त की है जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक चलाई। खिलाफत उस्मानिया उस वक़्त थी और अब वो जो उसके बाद हुआ वो सारा फिर अब तारीख का हिस्सा है। बहरहाल इमरान खान साहब भी इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस की एक कॉल दे चुके हैं 2014-15 में, लेकिन ये जो कॉल थी ये कोई ख़ास इसको अवाम में पजीराई ना हुई और फिर कुछ ही दिनों बाद ये तहरीक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। लेकिन इस दफ़ा जो एक एडिशनल चीज़ की जा सकती है इसमें वो ये है कि
जो रेमिटेंसेस, ये जो ज़र मुबादला हमारा आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से, इमरान खान साहब ये कॉल दे सकते हैं कि इस ज़र मुबादला को कुछ अरसे के लिए बंद किया जाए या बहुत कम किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत पिछले बहुत सारे सालों से वेंटिलेटर पर है और इस वेंटिलेटर की जो बची कुची ऑक्सीजन आती है वो ये सिर्फ इन्हीं रेमिटेंसेस की वजह से आती है जो ओवरसीज से पाकिस्तानी भिजवाते हैं। अच्छा, इस पर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया है। कुछ स्टैट्स उन्होंने शेयर किए हैं। पहली बात तो ये कि जो ये रेमिटेंसेस आती हैं ये आमतौर पर खलीजी ममालिक से ज़्यादा आती हैं। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर जो खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी मुकीम हैं वो घर का वाहिद कफ़ील होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली जो है ना वो आमतौर पर पाकिस्तान में होती है। अगर उनकी फैमिली उनके साथ खलीजी ममालिक में रहती भी है तो पाकिस्तान में उनके घर और वालिदैन होते हैं। उन्हें पता है कि खलीजी ममालिक में नेशनलिटी उन्हें नहीं मिल सकेगी, इसलिए वो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते रहते हैं ताकि वहाँ पर अपनी फैमिली की कफ़ालत कर सकें और उसके साथ साथ कोई अपने लिए छोटा मोटा घर भी बना सकें। तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप ये देखें तो जो ये अमाउंट्स हैं ये शायद थोड़ी होती हैं, लेकिन चूँकि तमाम ही लोग खलीजी ममालिक में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो पैसे भिजवाते हैं, तो इसलिए इसका जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी रेमिटेंसेस हमें आती हैं वो यूरोपीय कंट्रीज़ मसलन बरतानिया या फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आती हैं। ये रेमिटेंसेस कलेक्टिवली ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर ये रेमिटेंसेस खलीजी ममालिक के बरक्स मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा होती हैं। तो एक थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए अगर ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए तो शायद वो कामयाब हो जाए, मगर 5-6 महीनों से ज़्यादा, ये भी शायद मैं बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ये कैंपेन चल नहीं सकती। और अगर इस 5-6 महीने में जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है हुकूमत वक्त के लिए, अगर उन्हें मालियाती इदारे जिसमें IMF वगैरह शामिल हैं अगर उन्हें वो सपोर्ट करें, जो कि करेंगे भी, तो हुकूमत का गुजारा हो सकता है। तो दोस्तों ये तो मेरा तबसरा था जो पहला ऑप्शन जिस पे लोग इस वक्त चहमगोइयाँ कर रहे हैं उसके हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड है या उस कार्ड का जिक्र जो उन्होंने किया है ये वो कार्ड हो सकता है। आपने अब दूसरे कार्ड की तरफ चलते हैं कि दूसरा पॉसिबल कार्ड क्या हो सकता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान में जो फौजी मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें अपना वज़न डाल देती है, दो कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इसमें अपना वज़न नहीं डाला, लेकिन अगर इमरान खान साहब की कॉल आती है कि इस एहतजाज को कामयाब बनाया जाए और फौजी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, तो अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि शायद ये वो कार्ड है जिसकी इमरान खान साहब ने बात की। इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ महीने तो मुश्किल हो सकते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो उन्होंने अपनी एम्पायर एक खड़ी की हुई है 75 साल में पिछले, लेकिन फिर आवाम से ये जो उनका नुकसान होगा फौजी इस्टेब्लिशमेंट का, वो नुकसान पूरा करने के लिए कुछ और हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ, अगर ये तहरीक, ये बाइकआउट बहुत सारे साल बरकरार रहता है, जिसकी मुझे कतई तौर पर कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर इसका फ़ायदा हो सकता है। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो इससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं, जो बड़ी क्लियर हैं इस वक्त, वो इस एहतजाज से पूरी नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं उसके लिए उन्हें कोई ऐसा लाएहमल तरतीब देना पड़ेगा इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप को, जिससे फौरी तौर पर असर आए। ये जो प्रोजेक्ट है ये कुछ सालों में तो शायद इसके कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन
कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में शायद इसके कोई इतने ज़्यादा खतरखा रिजल्ट्स ना आए। बहरहाल इस वक्त एक और तबसरा भी जारी है इसी खबर के हवाले से कि आपने देखा कि जब ये सोशल मीडिया पर कैंपेन थोड़ी बहुत चलना शुरू हुई तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है। इससे आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो जाता है। इस पर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस तहरीक में कोई खतरा जान नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जिस तरह इस पर रिएक्ट किया है, जिस तरह का रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह उन्होंने अपने जो पसंदीदा एंकर्स हैं या सहाफ़ी हैं या जो उनके पेरोल पे चल रहे हैं उनको जिस तरह टीवी चैनल्स पर बिठाकर इस बाइकआउट को ख़त्म करने की उन्होंने अपील करवाना शुरू की है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उनका ये ओवर रिएक्शन क्यों है इस हवाले से। तो दोस्तों, ये था वो मुमकिना कार्ड जिस पर इस वक्त चमगैयाँ हो रही हैं मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि शायद ये वो कार्ड है जो इमरान खान साहब इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिसकी इमरान खान साहब ने बात की। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये भी वो कार्ड हो सकता है। तीसरा कार्ड क्या हो सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा कि सानहाए डी चौक के फौरी बाद जो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। बिलावल जरदारी इस वक्त आपको मुख्तलिफ मीटिंग्स में नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी हलकों से मुलाकातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी आपको मुख्तलिफ मीटिंग्स करती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर प्लांट की गई है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि बिलावल जरदारी को जल्द ही वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा या वो जल्द ही वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह की खबरें इस वक्त मीडिया में देने की पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत क्यों पेश आई? मेरे ख्याल में एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सानहाए इस्लामाबाद जो हुआ है उससे अवाम की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है उसकी तवज्जो इस बात से, इस आने से हटाना चाह रहे हैं। इसलिए इस खबर को इस वक्त सेल किया जा रहा है। और फिर इसका दूसरा जो मकसद जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि अवाम को कंफ्यूज किया जाए कि ये इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड है जो वो खेलेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगी और नून लीग को हुकूमत से फारग कर दिया जाएगा। इसके नतीजे में बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा और हो सकता है कि कोई डील हो जाए जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप को और आम आवाम को कुछ जो है वो रिलीफ दिया जाए। तो क्या अब सवाल ये है कि क्या बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे? मेरे ख्याल में बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है। हाँ, अहम सवाल इसमें ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म कब बनेगा। जो लंदन एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक 2 से 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म उन्होंने रहना था और उसके बाद बिलावल जरदारी ने वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन डी चौक के बाद जिस तरह का रिएक्शन शहबाज शरीफ की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया है, तो अब ये लगता है कि शायद ये मरहला जिसमें बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए ये उससे पहले ही हो जाए, अगले कुछ हफ्तों या शायद कुछ महीनों में। तो फिर उसके बाद ये बहरहाल एक मुमकिना किस्म का मुझे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि कुछ अर्से बाद मिड टर्म इलेक्शंस की जानिब जाया जाए। जब बिलावल जरदारी वज़ीर आज़म बन जाएँ, उनके 1-1.5 साल गुजर जाएँ, तो उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस की जानिब फिर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, इस पर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इतनी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, उन्हें इतने तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह की मीटिंग्स अरेंज करवाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की और बाकी जो लोग हैं उनकी। क्योंकि जब
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और आसिम मुनीर ने चाहा उस दिन बिलावल जरदारी वजीर आजम बन जाएगा। उसके लिए इतनी एक्सरसाइज की उन्हें ज़रूरत नहीं है, उनकी आंख का एक इशारा ही काफ़ी है। और जो हुकूमत वक्त है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो इस्तीफ़ा दे के कहीं पे घर में बैठ जाएंगे या कहीं इलाज के घर से कहीं और निकल जाएंगे और वज़ीर आज़म बिलावल ज़रदारी को बना दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये भी वो कार्ड नहीं है जिसकी बात इमरान खान साहब ने की। फिर दोस्तों, चौथा ऑप्शन मेरी नज़र में ये हो सकता है, या जिस पर मुख्तलिफ तबसरे भी इस वक्त चल रहे हैं, वो ये कि ट्रंप की हुकूमत आने वाली है आज से तकरीबन 1.5 महीने बाद, और ट्रंप को शायद ट्रंप ने कोई रीअश्योरेंस करवाई है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई थोड़ी बहुत शायद कोई जगह बनाई जाएगी, उनके केसेस शायद ख़त्म किए जाएंगे, उनको रिलीज़ किया जाएगा या उनको रिलीफ दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये सारा जो रिजीम चेंज हुआ, इसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और रिजीम चेंज ही सिर्फ मकसद नहीं होता, बल्कि इस रिजीम को एक उन्होंने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी होती है, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें CIA वगैरह है। तो अब इसमें अहम तरीन सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपनी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर कोई इस तरह के इकदाम करेगा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को फ़ायदा हो। हाँ, जिस तरह का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ट्रंप का है और जिस तरह की अगर आप उसकी सियासत देखें तो इस बात में आपको थोड़ी बहुत जान तो लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में एक ख़ास हद से ज़्यादा वो खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के नहीं जा सकता। और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑप्शन भी वो वाला कार्ड है जिसका जिक्र इमरान खान ने किया। तो दोस्तों, पांचवा और आखिरी ऑप्शन जो इस वक्त मेरे ज़हन में है वो ये है कि इमरान खान साहब के पास कोई कार्ड है ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ हुकूमत को यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बयान के बाद कोई ऐसी अहमकाना हरकतें करे जिससे कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और उस अपॉर्चुनिटी के नतीजे में एक कोई नया लाया अमल तैयार किया जाए इमरान खान साहब की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मेरे ख्याल में इस बात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। अब ये नई अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एक और ऑप्शन जिसका मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो ऑप्शन इस वक्त अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वो वायबल है, वो ऑप्शन ये है कि एक नए एहतजाज की कॉल दी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह किया जाएगा, ना ही इसका कोई फ़ायदा होगा इस वक्त, क्योंकि दो के जो 26 नवंबर का सानहा हुआ है उसकी वजह से जो हुकूमत वक्त है यानी कि शहबाज शरीफ वगैरह हैं, वो इस वक्त बैक फुट पे है, बहुत बड़े डिफेंसिव मोड में है। लेकिन दूसरी तरफ अवाम भी जो है वो थोड़ा बहुत डरी हुई है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर के कहने पर डायरेक्टली अवाम पर गोलियां चलाई। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल एहतजाज एक बड़े लेवल पर डी चौक के तर्ज का अगले कुछ हफ्तों में किया जा सकता है। जी दोस्तों, मगर आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है हाल ही में, उसका जो एलामिया है उसके मुताबिक उसका सिर्फ एक ही एलामिया है और वो एलामिया ये है कि हालात को सख्त ही रखा जाएगा। मेरे ख्याल में ये असल चेहरा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। बाकी जो आपको सियासी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें किसी किस्म की मुझे कोई हकीकत नज़र नहीं आती। ये सिर्फ आवाम को डाइवर्ट करने के लिए, उनको भटकाने के लिए है। अब ये एलामिया क्यों आया, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो इमरान खान साहब को तोड़ नहीं सके।
अब इमरान खान साहब वो अफरेब बन चुके हैं जो ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उगला जा रहा है और ना ही उनसे निकला जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इन ऑप्शंस के अलावा अगर आपके जहन में कोई और ऑप्शन है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में आप एक हेल्दी डिबेट क्रिएट करें और एक डिस्कशन का हिस्सा बने। मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।